आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। यह है इंडिया में आज बात मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की। फाइनेंस मिनिस्टर ने साल 2022-23 के लिए पार्लियामेंट में बजट पेश कर दिया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री को 5.25 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जो यूनियन बजट का लगभग 13.31% है। और ख़ास बात यह है कि ये रकम पिछले साल के बजट के मुकाबले लगभग 10% ज़्यादा है और हाल के बरसों में डिफेंस बजट में होने वाले सबसे बड़ा इजाफा है ये। तो कितना अहम है और सरकार के इस कदम से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में कैसे मदद मिलेगी, इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स डॉक्टर DK पांडे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मर फाइनेंशियल एडवाइज़र हमारे साथ मौजूद हैं, और अमित कौशिक जी, और साथ में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव जी। आप सभी का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। कौशिक साहब, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, आप डिफेंस मिनिस्ट्री में एज एन एडवाइज़र रहे हैं, तो आपने देखा होगा किस तरह के रिक्वायरमेंट्स आते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से, और किस तरह के चैलेंजेस होते हैं मिनिस्ट्री के सामने, क्या प्रोसेस रहता है। जो ये स्टेप उठाया गया है मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंट का, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेक इन इंडिया तो एक मींस है एक एंड को अचीव करने के लिए। और एंड क्या है? एंड ये है कि जो आर्म फोर्सेस को जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, जो इंडिया का जो थ्रेट परसेप्शन है उसको मीट करने के लिए, वो कम से कम समय में वो आर्म फोर्सेस को मिले। तो उसमें कई चीज़ें एक रोल प्ले करती हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि आपकी डिफेंस प्लानिंग कैसी है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने की भी, लेकिन वो कोई ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई पास में। जो प्लान बनती हैं वो फाइनेंशियली वायबल होनी चाहिए जी। अगर वो फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो जब आप प्लान बनाते हैं वो उसी वक्त से वो अनवायबल हो गई। और तीसरी बात ये कि उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक उदाहरण अगर दूं कि इस साल जो अभी साल चल रहा है, इसमें अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट से हम देखें तो आर्मी का जो कैपिटल बजट था वो काफ़ी, अगर मुझे आंकड़े ठीक याद हैं तो 10 या 11,000 करोड़ वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाए। जिसका मतलब ये कि पैसे तो थे, ज़रूरत भी थी लेकिन वो खर्च नहीं हो पाया। ये अच्छी बात है कि वो सारा पैसा, और थोड़ा सा एयरफोर्स का भी अंडर यूटिलाइजेशन रहा, तो वो नेवी को क्योंकि ज़रूरत थी तो नेवी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो जो पूरा कैपिटल जो बजट था वो खर्च हो गया जी। तो मैं ये उदाहरण देने का मेरा मकसद ये है बताना कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग से एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, उन प्लान्स का फाइनेंशियली वायबल होना और उन सिस्टम्स और प्रोसीजर्स का अपनी जगह पे होना, जिनको इस्तेमाल करके उस पैसे को खर्च करके वो कैपेबिलिटीज़ एक्वायर की जाएं जिनकी ज़रूरत है। इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने बहुत तरह के कदम उठाए हैं, तो बहुत कुछ अभी करने को बाकी है, लेकिन ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम ये कहें कि आज हम स्टेज पे पहुंच गए जहां हमने सब चीज़ें ये एड्रेस कर ली, तो ऐसा है नहीं। उसमें वक्त लगेगा, लेकिन उसकी तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। जिसमें से एक बहुत बड़ी बात जो अभी हमने पहले भी की है कि अगर R&D में अभी तक ये था कि सिर्फ DRDO जो है वो इन्वॉल्व रहती थी ज़्यादातर। अब अगर प्राइवेट सेक्टर, जो हमारी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उनको अगर इन्वॉल्व करना है, उसके लिए पैसे का अलग से ईयर मार्क करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इसका जो रिज़ल्ट है वो अगले साल या 2 साल में नहीं आएगा, उसमें वक्त लगेगा। और उस वक्त में जब तक कि वो R&D पे इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसके रिटर्न्स हैं वो आने शुरू हो, रिटर्न्स पैसे के तौर पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के, मतलब क्या उसका आउटकम है, उस गैप में जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो एक्वायर करनी पड़ेंगी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें
ये अपने ऑप्शंस बंद नहीं कर देने चाहिए कि अगर हमें ज़रूरत पड़े इमीडिएट कोई रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तो भी हम कहें कि अगर ये हिंदुस्तान में बनेगी तभी हम चीज़ खरीदेंगे, नहीं तो हम नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव डिफेंस मिनिस्ट्री का वो है कि जो आर्म्ड फोर्सेस को जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ ज़रूरत है वो उनको मिले। तो हमें एक डायनेमिक अपनी अप्रोच रखने की ज़रूरत है। ये अपने आप को बांधना जो है वो ठीक नहीं है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे या हम सिर्फ बाहर की बनी हुई चीज़ों को खरीदेंगे। जो जिस मौके में जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो हमें उस तरह से चलना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। जनरल रामेश्वर, जैसा कि कौशिक साहब कह रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसमें अभी वक्त लगेगा और हमको बांधना नहीं चाहिए कि ये हमारे देश में बनेगा तभी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस की बात करें तो आपको कौन कौन से एरियाज़ में लगता है कि हमें काम करने की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए? मैं अपने साथी प्रवक्ता ने जो बयान दिया है उससे 100% सहमत हूँ, क्योंकि कैपेबिलिटी हथियार एम्युनिशन बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, वो जो सप्लाई चेन है, वो उसमें टाइम लगता है। एक हथियार को आप डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद उसकी काफ़ी प्रोसेसेस है। 10 से 15 साल एक हथियार को डेवलप करने में लग जाते हैं कम से कम समय। और ये समय अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि टेक्नोलॉजी आज की तारीख में बहुत जल्दी बदल जाती है, और उन्होंने ये भी बताया था पहले एक प्रवक्ता ने कि आजकल विनिंग वॉर इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। जिस फौज के पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी वो फौज को उसके पास एडवांटेज रहेगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बदल रही है, तो हमारी जो इनोवेटिव स्ट्रीक है उसको भी हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए जो R&D का जो नया प्रोविजन है, मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा अगर इसमें पैसा लगाया जाए और पूरे देश में स्टार्टअप्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, इनको एनकरेज किया जाए तो देश को बहुत बड़ा फायदा। अगली बात मैं जो आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये जो बजट जैसे आर्मी का था और वो पूरा नहीं कर पाए, उसमें ये पूरा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर प्रोक्योरमेंट की जो पॉलिसीज हमारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हमको कुछ ऐसा तरीका निकालने की ज़रूरत है कि प्रोक्योरमेंट जो है, जैसे विदेश से ले रहे हैं, अपने देश में भी ले रहे हैं, वो सारा जो प्रोसेस है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। अभी एक आम तौर पर अगर कोई हथियार हमको लेना है इंडियन फैक्ट्री से या कहीं बाहर की OEM से, तो इसमें कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाता है। ये बहुत बड़ा वक्फा है। तो हमारा जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसको थोड़ा सा हमको इम्प्रूव करना होगा, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रोसीजरल डिलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उन प्रोसीजरल डिलेज को अलग करने के लिए भी हमको एक तरीका ईजाद करना पड़ेगा ताकि समय पर हमको हथियार मिले। और टेक्नोलॉजी जो है एडवांस कर रही है, हम टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ हम चले, रादर देन हम उसके पीछे चलते रहें। हमने हथियार तो बना लिया, लेकिन बाय द टाइम हथियार हमारे जवानों के हाथ में आया, टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ गई है। तो इस प्रकार से हमको बड़ा होलिस्टिकली हमको देखना पड़ेगा। एक और विचार मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो लड़ाई है ये कन्वेंशनल वॉर शायद ना हो, ये हाइब्रिड वॉर है, जिसके अंदर कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, साइबर है, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस एंड सैटेलाइट, ये और सोशल मीडिया, इन सब के ऊपर तवज्जो करनी पड़ेगी। और ये जो हाइब्रिड लड़ाई है इसके अंदर ये नॉन कॉन्टैक्ट बैटल है, जिसके अंदर फौज के अलावा हमारे जितने भी सिविल के दायरे हैं, जनरल पॉपुलेशन है, हमारी सिविल कम्युनिटीज हैं, जो भी चीज कंप्यूटर से चलती है और इंटरनेट पे लगी हुई है, वो उसके ऊपर उसको इंटरफेयर किया जा सकता है, और हमारी आम जिंदगी के अंदर, हमारी लॉजिस्टिक्स के अंदर, सप्लाई चेन के अंदर, हमारी कम्युनिकेशंस के अंदर इंटरफेयर किया जा सकता है। और तो इस सबको का सामना करने के लिए एज ए कंट्री हमको बड़े होलिस्टिक तरीके से आगे चलना होगा, और सिर्फ फौज या MOD नहीं, सारी मिनिस्ट्री जितनी है सबको इसके अंदर योगदान देना होगा। क्योंकि जब देश लड़ाई में जाता है
तो फौज नहीं जाती है, पूरा देश लड़ाई के अंदर जाता है। और ये बात हाइब्रिड वॉरफेयर के जरिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जी बिल्कुल। तो जनरल रामेश्वर कह रहे हैं कि हॉलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं तो। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंट की, और जिस तरह से डोमेस्टिक या फिर प्राइवेट कंपनीज़ को से अब प्रोक्योर किया जाएगा, तो कितने तैयार है हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस सब के लिए? क्या कॉम्पिटेंट इनफ है? जो हम इंपोर्ट करते थे बाहर से चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स, क्या उतना कॉम्पिटेंट है? बना पाएगा? कितना टाइम लगेगा? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि क्या हम जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनका सामना कर पाएंगे, क्या उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए इस बजट में ही प्रोविजन किया गया है, एक नोडल एजेंसी बनाई गई है इस बजट में, उसका प्रावधान है जो कि टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन पर जोर देगी। और ये इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि देखेगी कि वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब जो है वो बेस्ट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे जो इक्विपमेंट होंगे जो बन रहे हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है। तो ये एक बहुत अपने आप में एक अच्छी पहल है, इसलिए कि हम जो बन रहा है उसी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जो तुरंत ही आएगा जरूरी नहीं है कि वो सही वही हो जो हमने थ्योरेटिकल प्लान किया। तो एक जो एक्चुअल है इक्विपमेंट प्लान और फील्ड में जब आएगा तो दोनों के बीच में अंतर कम होना चाहिए। इसके लिए बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और टेस्ट होंगे, बिना टेस्ट किए नहीं होंगे। और जब ये टेस्ट पर अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश भारतीय जो है वो साजो सामान नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से हमें इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि हमें देश की रक्षा सर्वोपरि है। तो जहाँ तक बात है कि इस दिशा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है उस पर बहुआयामी कंट्रोल हो, और जो यूजर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना हो, ये जो अपना रिक्वायरमेंट दे रही हैं उसको क्या हम पार पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात है, उन्होंने करके दिखाया है, ऐसा नहीं है। और बल्कि एक जगह ये कहा जा रहा था कि क्यों नहीं हम डीआरडीओ को अब ट्रिम करना शुरू करें, क्योंकि हम पहले सब पूर्णतः जो है डीआरडीओ और एचएएल पर ही निर्भर हुआ करते थे। अब हमारे पास इतनी सारी एजेंसीज आ गई हैं जो कि इसमें सहयोग कर रही हैं। प्राइवेट ऑपरेटर्स, जैसे मैंने एलएनटी का भी एग्जाम्पल दिया, सबमरीन के केस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो और तेजस में भी जो है कई ऑपरेटर्स हैं जो कि मिल के काम कर रहे हैं। तेजस जहाज एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूशन नहीं बना रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब हमें आवश्यकता है कि जो हमारे प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन पर हम विश्वास करें, उन पर फेथ रखें। ये प्राइवेट ऑपरेटर्स अब तक क्यों नहीं आ पा रहे थे? दो प्रॉब्लम थी। एक तो क्या था कि हम उनको कॉन्ट्रैक्ट देते नहीं थे, और जो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं देते थे? क्योंकि क्वालिटी का इशू होता था। निश्चित रूप से हम अपनी सेनाओं को दुश्मन के सामने किसी रूप में भी नीचे देखना नहीं चाहेंगे, तो स्टैंडर्ड्स की प्रॉब्लम। दूसरी बात ये थी कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स को अगर डिमांड कम मिल रही है तो उसको जो मूल्य लागत नहीं पूरी हो पाती थी, तो जो प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू था उसके इश्यू पर वो अटक जाते थे। तो इस क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन अगर हम डिमांड देंगे, और अभी बहुत ही अच्छा जो कदम उठाया ब्रह्मोस मिसाइल, हम फिलीपींस को हमने डील साइन की है, तो निश्चित रूप से, और अभी कई देश जहां हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, इस एशियन कंट्रीज़ हैं और बाकी दूसरे जो चीन के बॉर्डर पर जो देश हैं उनके पड़ोसी, वो भारत पर अप्रोच कर रहे हैं यहाँ के साजो सामान खरीदने के लिए। ब्रह्मोस है, आकाश सिस्टम है, सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स का, उस पर उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। तेजस एयरक्राफ्ट की डिमांड हो रही है, तो कहीं तो हम खड़े हैं, तभी तो डिमांड है ये। जहाँ तक बात है कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी जो वर्ल्ड मार्केट में वैल्यू क्या है, कॉस्ट क्या है, उसके मुकाबले हमारी कॉस्ट बहुत ही कम है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, और जब R&D हमारी जो और स्ट्रांग हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, और जो नोडल एजेंसी है वो काम करेगी निश्चित रूप से। तो ये आशा की जानी चाहिए कि जो भी हमारा साजो सामान होगा वो विश्व स्तर का होगा। और हम, क्योंकि ये फिलीपींस के साथ जो अभी ब्रह्मोस का सेल का हुआ है, एक बहुत अच्छी पहल है। अब इसे हमें जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको भी बल मिलेगा। तो इन सभी फैक्टर को देखते हुए कहा जाए तो ये अच्छी पहल है, और मेरे ख्याल से लगता है क्योंकि एक साल के लिए तो है, और कोई प्रोजेक्ट जो है हमारा एक साल में इतना तेजी से नहीं बढ़ता कि वो समाप्त हो जाए। तो और सबसे अच्छी बात जो बीच में चर्चा में आई थी कि बीआरओ को और आईजीसी कोस्ट गार्ड को और उनको भी पैसा काफ़ी पहले के मुकाबले ज़्यादा इनका बजट बढ़ाया गया है, क्योंकि जो बॉर्डर एरियाज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बहुत तेज़ी से हमने बढ़ाया है, और उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखा जाए तो हमने जो भी रक्षा से संबंधित क्षेत्र हैं सब पर पर्याप्त ध्यान दिया है, और आशा है कि एक सबल सेनाएं
बढ़ेंगे आगे। जी, कोशिशें की जा रही हैं। कौशिक साहब, जैसे कि आपने कहा कि लॉन्ग प्रोसेस है, वक्त लगेगा और चैलेंजेस बहुत सारे हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे कि अभी जनरल साहब ने भी कहा कि बहुत प्रोसेस जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्रोसीजर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कई कई महीने लग जाते हैं प्रोक्योर करने के लिए। तो इस डायरेक्शन में क्या काम किया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि कैसे और फ्रूटफुल हो सकता है जो भी स्टेप उठाया गया है? देखिए, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो सबसे पहले 2002 में बना, फिर 2003 में उसको रिवाइज़ किया गया, फिर 2006 में किया, 2008 में किया, 2011 में किया, 13 में किया, 16 में किया, 2020 में किया। और हर बार जो जितने स्टेक होल्डर्स थे उनको कंसल्ट करके, ख़ास तौर से जो 2020 में रिवीजन हुआ या 2016 में हुआ, हर बार सर्विसेज को, बाकी स्टेक होल्डर्स को, इंडस्ट्री को, सबको कंसल्ट करके वो प्रोसीजर बनाए गए। अब अगर उसके बाद भी उन प्रोसीजर्स में कुछ कमी है तो उनको ज़रूरी है कि उनको आइडेंटिफाई करें और उनको फिर उसके हिसाब से उसको एड्रेस करें। लेकिन मुझे मेरा सोचना ये है कि वो एक जब बैठते हैं डिस्कस करने के लिए कि इसमें क्या कमी है, क्या करना चाहिए, तो उस तरह के आइडियाज़ सामने नहीं आते जो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें जो जिसकी वजह से शायद डिले होती है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रोसीजर्स की वजह से ही डिले होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि वही प्रोसीजर हैं जो नेवी को भी अप्लाई करते हैं और वही प्रोसीजर हैं जो आर्मी को भी अप्लाई करते हैं। लेकिन इस साल और पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि कोई एक सर्विस नहीं पैसा खर्च कर पाती है, दूसरी कर पाती है। तो उसकी वजह सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, उसकी वजह और बहुत हैं जो अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसके बारे में बात कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जो एक्विजिशन प्लानिंग है वो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि हम जितना पैसा मिलता है उसमें 80-90% उसका जो है वो तो कमिटेड लायबिलिटीज़ में होता है। जो ऑलरेडी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं वो होती रहती हैं। तो बहुत कम पैसा ऐसा होता है जिसके लिए जो इस्तेमाल करके हम नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकें। तो जो एक 80-90% पेमेंट है वो तो ऑटोमेटिकली होता रहता है, ठीक है। जो पैसा खर्च करने की ज़रूरत है हमें उस पर फोकस करना है। और वो सिर्फ अगर हम ये समझें कि सिर्फ प्रोसीजर की वजह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा नहीं है। उसके और बहुत कारण हैं जो जिसके अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा। जनरल रामेश्वर, अगर हम बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की, अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड सिनेरियो से, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ और काम किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है आपका। वर्ल्ड में हर प्रकार के कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। दे आर सर्टनली much better than us because they are producing वो हथियार, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है और हथियार बनाने की उनके पास क्षमता भी है जी। हम समवेयर इन बिटवीन है, जहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को अगर देखें, दोनों के जो सोर्सेज हैं उससे हमारा जो काम है वी आर ऑप्टिमली प्रिपेयर्ड। और अगर आप देखें, हमने पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई करी है और चारों लड़ाई हमने जीती है। 1962 के अंदर थोड़ा हल्का सा सेटबैक था, उसके अलग वजह थी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय सेना जो है उसने लड़ाई करी है विद इन जो भी उनके पास हथियार एमुनिशन उस वक्त था, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ यही नहीं है कि हथियार होने चाहिए, साथ में उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए, उसकी प्लानिंग जो है वो किस प्रकार से की जाए और जवानों का हौसला कितना है वो भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इस मामले में भारतीय सेना ने कभी भी देश को कोई भी नाराज मीन्स किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं करी है। वी हैव ऑलवेज वन विद व्हाटएवर वी हैव बीन गिवन और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और सरकारें जितनी भी रही हैं और प्रेजेंट सरकार खास तौर पर बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट है आज की तारीख के अंदर दुश्मनों के दांत खट्टा करने के लिए।
तो इसमें हमारी जो सेना है उसकी जो तैयारी है और हमारा आत्मनिर्भरता का जो मिशन है, वो जिस प्रकार से हमने इसके जो पायदान रखे हैं, मेरे ख्याल से तकरीबन उनको हम हासिल कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे दूसरे प्रवक्ताओं ने भी बोला है, कि हर एक एजेंसी को इसके अंदर योगदान देना है और बढ़ चढ़ के योगदान देना है, तभी हमारा जो मिशन आत्मनिर्भरता है ये पूरा होगा। जी बिल्कुल। जनरल रामेश्वर बात कर रहे हैं सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरता मिशन की। डॉक्टर पांडे आपसे जानना चाहेंगे कि जो मिशन है इंडिया का सेल्फ रिलायंट का, जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से डिफेंस बजट एलोकेट किया गया है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए, निश्चित रूप से कहाँ हम एक सीमित साधनों के साथ रहते थे और मैन बिहाइंड मशीन, जिसकी वजह से हम आज तक सेनाओं में मनोबल को हिमालय से भी ऊंचा रखते थे और उसी की बदौलत हम सभी युद्धों में हमेशा विजयी रहे। लेकिन अब वक्त है, देखिए टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से चेंज हो रही है, हमें अपने हमारे जो एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में। और जिन देशों से हम तुलना अगर करते हैं, जो विकसित देश हैं, अमेरिका या चाइना, जो अच्छे हथियार बना रहे हैं, हमसे बेहतर बना रहे हैं, उसका कारण एक ये है कि वो बहुत सालों से, दशकों से बना रहे हैं, बहुत 50 साल से ऊपर हो गया उनको इस क्षेत्र में काम करते हुए। अब एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि जो 5th जनरेशन एयर फाइटर की बात हो रही है, F-32 है, FA-22 है और F-35 अमेरिका का, और चाइना का J-20 है और रशिया का Su-57। जो J-20 चाइना का है और Su-57 है रशिया का, ये सो कॉल्ड 5th जनरेशन जहाज हैं। इसमें बहुत सारी खामियां हैं जी। लेकिन तो जब वो इतने डेवलप्ड है तो क्यों नहीं एक अच्छा जहाज बना पा रहे हैं? क्योंकि एरोनॉटिकल जो इंजीनियरिंग है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो दूसरा वेरिएबल आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। तो यू टू क्रिएट ए हैप्पी मिक्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो जब तक ये नहीं होगा कि हम इसमें, और इसमें क्या हेल्प करता है आपका एक्सपीरियंस। हम धीरे धीरे अभी हमने शुरुआत की है, लगभग 4-5 साल से ही तो हमने इस क्षेत्र में तेजी दिखाई है। तो अभी बहुत कम समय में हम ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि किस गति से चल रहा है और किस प्रकार का स्टैंडर्ड हमने मेंटेन किया हुआ है अपने मैन्युफैक्चरिंग में और उसको एग्जीक्यूशन में। तो निश्चित रूप से आवश्यकता है कि हम एक फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने जो वहाँ पास ब्रेन है देश में, और उनको मौका दें। मौका नहीं मिल रहा था, मौका मिल रहा है तो वो अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो समय के साथ निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें और बेहतर होंगी। और अभी तो एक आधा दशक भी हुआ है, आधे दशक में आप कितना उम्मीद करते हैं, और इतना स्लो प्रोसेस है। तो धीरे धीरे इसमें चीज़ें इम्प्रूव होंगी और हम बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे आगे। अब हाइपर सोनिक हीट सीकिंग मिसाइल्स का आपने चर्चा सुनी होगी लगभग 15-20 दिन पहले, कि चाइना ने भी डेवलप किया और टेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही घातक मिसाइल है। क्या आपको पता है कि भारत भी इस पर काम कर रहा है? तो कई क्षेत्र हैं जो कि लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं, क्योंकि ये अगर हम नहीं इस तरफ ध्यान देंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और निश्चित रूप से हम किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें भारत हमारा देश है और भारत पर हमें गर्व है। जी बिल्कुल। कौशिक साहब, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस बारे में किसी को कोई शक नहीं है किसी भी लेवल पे कि और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस कंट्री के सामने हैं, वो उसकी ये डिमांड है कि और ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए। लेकिन दूसरी बात ये है उसके साथ साथ कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में उस तरह का पैसा मिल पाएगा जी। अब इन दोनों चीज़ों के सामने रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जितना पैसा मिल सकता है उसको ध्यान में रखते हुए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो जो फाइनेंशियली वायबल हो, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी प्रोसीजरल चेंजेस या इस तरह की ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान दें हम। और इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए 2016 में इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी जिसने रिकमेंड किया था कि एक डिफेंस कैपेबिलिटी एक्विजिशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो होलिस्टिकली इन सारी चीज़ों को देख सके कि R&D में क्या करना चाहिए और एक्विजिशन में क्या करना चाहिए, प्रोसीजर कैसे होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस तरह की एक जो थिंक टैंक का भी काम करेगी, जो इम्प्लीमेंटेशन को भी सुपरवाइज करेगी, और जो ब्यूरोक्रेटिक जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो उससे भी अलग रह के काम कर सकेगी।
तो एक ज़रूरत है कि इन सब चीज़ों को जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको एक हार में पिरोने के लिए इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो इन चीज़ों को एक कंसर्टेड वे में आगे बढ़ा सके। जी, जनरल रामेश्वर, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, देयर आर नो रनर्स अप इन वॉर, और इस चीज को कायम करने के लिए देश को कीमत चुकानी होगी। और जहाँ तक फौज का सवाल है, फौज हमेशा पूरी तरीके से देश का गौरव जो हमेशा ऊपर रखती है, और हमारा मुद्दा तो एक बड़ा सिंपल है, या तो मैं तिरंगा फहरा के आऊँगा या तिरंगा के अंदर लिपट के आऊँगा। तो इस प्रकार का ये जज्बा है, और इस चीज को कायम करने के लिए हमको चाहिए कि एज ए country holistically everyone has to contribute with utmost dedication and devotion to the country, और armed forces की जो ज़रूरतें हैं उनको सरकार को मुहैया करानी चाहिए। और जितना भी ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री के अंदर होगा, उतना ही जल्दी से जल्दी हम अपनी ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है कोलिजिव थ्रेट के लिए और जो भी दूसरी थ्रेट्स हमने डिस्कस करी, उसके लिए हमारा देश तैयार रहेगा। और उसको देखते हुए मेरे ख्याल से जो बजट है, ये बजट एक शुरुआत है, एक बिल्कुल सही अप्रोच की तरफ, और मेरे को पूरा विश्वास है आगे चल के इसके नतीजे जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, देश के हित में होंगे। जी, थैंक यू सो मच। आप सब ने टाइम निकाला, स्टूडियो में आए, और आप सबका स्टूडियो में आने के लिए थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। तो जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में एक इंटेंशन शो किया है, गवर्नमेंट थर्स्ट दिखाया है। जिस तरह से आत्मनिर्भरता की बात की गई है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने की बात की गई है, ये एक शुरुआत है सेफ एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए, और ये पहला कदम है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और बहुत सारे प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम्स बनाने बाकी है। ये एक शुरुआत है जो कि बहुत ही वेलकमिंग है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।